हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम भाषण या व्याख्यान विधि के बारे में पढ़ेंगे। ये सामाजिक विज्ञान अध्ययन की विधि है। चलिए शुरू करते हैं। भाषण विधि का अर्थ भाषण या व्याख्यान विधि से है। शिक्षक द्वारा पाठ्य वस्तु का मौखिक रूप से विवेचन से है। इसे कथन पद्धति भी कहते हैं, यानी इसका एक और नाम है कथन पद्धति। इसके 3 नाम हुए, भाषण विधि, व्याख्यान विधि या कथन पद्धति। ध्यान रखिए इनको। इस पद्धति में शिक्षक विषय सामग्री के संपूर्ण तथ्यों को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित करके छात्रों के सम्मुख शाब्दिक चित्र खींचता है। यानी टीचर जो भी पढ़ाने वाला है उसको बिल्कुल सिस्टमेटिकली रख के पॉइंट वाइज और एडजस्ट करके तब बच्चों के सामने पढ़ाता है और बच्चों को इस तरीके से पढ़ाता है कि बच्चों के सामने एक पिक्चर आंखों के सामने क्रिएट हो जाए तथा कठिन बातों की व्याख्या करता चलता है। जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं उनको बताता है। इस पद्धति में पारंगत होने के लिए शिक्षक को पर्याप्त तैयारी करनी पड़ती है। यानी कि अगर पॉइंटों को पहले एडजस्ट करना है, व्यवस्थित करना है और हार्ड वर्ड को बताना है तो उसके लिए पहले से ही उसको तैयारी करनी होगी। इस पद्धति का प्रयोग सभी स्तरों पर किया जा सकता है, अर्थात प्रत्येक पाठ के शिक्षण में इसका प्रयोग संभव है। अर्थात ये ऐसा मेथड है जिसको हर क्लास में प्रयोग में किया जा सकता है। ठीक है। इस पद्धति को अलग अलग विद्वानों ने निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। ठीक है। कैसे परिभाषित किया है? रिस्क के अनुसार। सबसे पहला है रिस्क के अनुसार व्याख्यान उन तथ्यों, सिद्धांतों अथवा अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि उनके सुनने वाले समझें। दूसरा दिया है जेम्स एम ली के शब्दों में, व्याख्यान एक शिक्षण शास्त्रीय विधि है जिनमें शिक्षक औपचारिक रूप से नियोजित रूप में किसी प्रकरण या समस्या पर भाषण देता है। थर्ड है बाइंडिंग एवं बाइंडिंग की। यही एकमात्र व्यवहारिक विधि है जो कि बड़ी मात्रा में कक्षाओं में प्रयोग की जाती है और इसका वर्तमान समय में विस्तृत रूप में प्रयोग में लाने का मुख्य कारण यही है। अगला है जोसेफ लेंडन के शब्दों में, कुछ सीमा तक प्रत्येक पाठ में इसकी आवश्यकता होती है और पाठ मुख्य रूप से इसको निर्मित करता है। ये है आपकी डेफिनेशन। आप इसमें और ऐड करना चाहे तो और ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको कम से कम 2 डेफिनेशन तो आपको इसकी याद करनी ही है। ठीक है। तो आप इन डेफिनेशंस को एक बार ध्यान से देख लीजिए। अगला है भाषण या व्याख्यान विधि के गुण, इसकी मेरिट्स। ठीक है। क्या क्या मेरिट्स हैं इसके? अध्यापक के लिए सुविधा। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मैटर इसमें कम समय में पढ़ाया जा सकता है। ये बहुत कंफर्टेबल है। टीचर को बहुत ज़्यादा टीचिंग एड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने व्याख्यान को बहुत अच्छे से तैयार करके और आके क्लास में बच्चों के सामने वो बोल सकता है। दूसरा है पाठ्यक्रम के लिए के समय पर समाप्त करने की सुविधा, क्योंकि इसमें कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ाई जा सकती हैं, ज़्यादा मैटर पढ़ाया जा सकता है। तो उसका जो पाठ्यक्रम है वो समय पर समाप्त करने में ये विधि बहुत ज़्यादा सहायता करती है। अगला है विद्यालय की वर्तमान परिस्थितियों में उपयुक्त। आजकल की जो कक्षाएं हैं उनमें बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, इसलिए इसमें जो ये विधि है ये क्लास में बहुत ज़्यादा उपयुक्त मानी गई है। अध्यापक और विद्यार्थी दोनों की समय और शक्ति की बचत, यानी कि कम समय में कम मेहनत में और ज़्यादा से ज़्यादा मैटर पढ़ा दिया जाता है तो उससे टाइम भी कम लगता है और उनकी मेहनत भी कम लगती है। अगला है भाषा संबंधी योग्यता के विकास में सहायक। जितना ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस की जाएगी उतने ही ज़्यादा जो है उनकी लैंग्वेज के ऊपर जो है पकड़ बनेगी। ठीक है। तो ये बच्चों की भाषा की योग्यता जो है उसको बढ़ाने में भी सहायक है। श्रवण इंद्रियों के उपयोग से सीखने या उचित अवसर का प्रशिक्षण मिलता है। ठीक है। यानी कि जब सुनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो हमारी श्रवण इंद्रियाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगी। ठीक है। और उससे जो है हमें सीखने का, हम खुद सुनेंगे तो चीज़ों को सीखने का हमें मौका मिलेगा। अगला है प्रभावपूर्ण ढंग से शिक्षण में सहायक। अगर टीचर बहुत अच्छा है, बहुत एक्सपर्ट है तो वो इसके अंदर जो है बच्चों को बहुत बेहतरीन तरीके से इस मेथड को यूज़ कर सकता है और इस तरीके से बच्चे को पढ़ा सकता है कि बच्चे के सामने एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है। ठीक है। अगला है भाषण विधि के दोष। इसके डिमेरिट्स क्या है? अमनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है। ये एक अमनोवैज्ञानिक विधि इसलिए मानी गई है क्योंकि ये हर लेवल पर इसका यूज़ होता है, जबकि देखा गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन छोटे बच्चों के ऊपर इस विधि का यूज़ ज़्यादा कामयाब नहीं होता, ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि
वो उन्हें पिक्चर्स देख कर या टीचिंग एड्स के थ्रू अगर पढ़ा जाए तो वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं बजाय सुनने के, क्योंकि उन्हें सुनी हुई चीज़ें बहुत कम समझ में आती हैं। इसीलिए ये बच्चों के लेवल को ध्यान में रख के इसका यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए ये अमनोवैज्ञानिक विधि मानी गई है। अगला है क्रियाशीलता का अभाव। टीचर पढ़ाता रहता है, बोलता रहता है और बच्चे जो है साइलेंट लिसनर बन के सुनते रहते हैं, तो इसलिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा बच्चे एक्टिव नहीं रहते, तो इसलिए यहाँ पर क्रियाशीलता का अभाव पाया जाता है। अगला है रटने की प्रवृत्ति का बढ़ावा। टीचर कंटिन्यू बोलता रहता है तो वो जो बच्चे जो हैं बहुत कम चीज़ों को समझ पाते हैं, तो क्या करते हैं, जब बच्चे समझते नहीं हैं तो उनको रटना शुरू कर देते हैं, तो ये रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। अगला है नीरस तथा अरुचिकर। जब बच्चे साइलेंटली बैठे रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो एक टाइम के बाद जो है बच्चों का इंटरेस्ट उसके अंदर ख़त्म हो जाएगा, और अगर टीचर अयोग्य बहुत ढंग से वो किसी लेक्चर को तैयार नहीं कर पाया है तो जो क्लास है वो बिल्कुल नीरस और अरुचिपूर्ण हो जाएगी। अगला है अध्यापक और विद्यार्थियों का अजनबी बना रहना। टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे को जान नहीं पाते हैं कि टीचर को ये पता ही नहीं चल पाता इस विधि के अंदर कि कौन से बच्चे में क्या टैलेंट है, वो क्या काम बेहतर तरीके से कर सकता है और कौन सा नहीं कर सकता है, तो इस तरीके से जो है टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे को जान नहीं पाते हैं। अगला है सभी प्रकार के अध्यापकों के लिए उपयुक्त सिद्ध न होना। इस मेथड को बहुत अच्छे तरीके से हर कोई नहीं इस मेथड से नहीं पढ़ा पाता है, इसके लिए बहुत अच्छे और एक्सपर्ट टीचर की ही आवश्यकता होती है। अगला है भाषण पद्धति के प्रयोग करने हेतु सुझाव। क्या सुझाव है? भाषण देने से पूर्व विषय वस्तु को सुनियोजित कर लिया जाए। सबसे पहले तो क्या है कि अगर आप लेक्चर मेथड दे रहे हो तो आपको सबसे पहले जो है जो भी आप विषय वस्तु से पढ़ाने वाले हो उसको आप तरीके से सुनियोजित कर लें, पॉइंट वाइज कि किस पॉइंट को चीज़ों को आपको पहले पढ़ाना है और किन चीज़ों को आपको बाद में पढ़ाना है। जब तक हो सके योग्यतम अध्यापकों की व्यवस्था करें। एक अयोग्य अध्यापक कक्षा को और विषय वस्तु को नीरस बना सकता है, इसलिए इसके लिए बिल्कुल योग्य अध्यापकों की ही व्यवस्था की जानी चाहिए। अगला है भाषण देने से पूर्व भाषण की रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। जो भी आप लेक्चर मेथड में यूज़ करना चाहते हैं उसकी जो रूपरेखा है, यानी आपको किस तरीके से पढ़ाना है उसको तैयार कर लीजिए। भाषा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप लैंग्वेज इतनी टफ इसमें यूज़ नहीं करें जिससे कि जो सुनने वाला स्टूडेंट है उसको वर्ड्स के मीनिंग ही नहीं पता और सब कुछ उसके जो है सिर के ऊपर से जाए, तो इसीलिए भाषा जो भी आप यूज़ करें उसमें ऐसे वर्डों का इस्तेमाल करें जिससे बच्चे को समझने में आसानी हो। अगला है स्वतंत्रतापूर्वक बातचीत के रूप में भाषण देने की चेष्टा करनी चाहिए। बिल्कुल रटे हुए वर्ड्स आपको नहीं बोलने हैं, एकदम बिल्कुल फ्रीली होके, और तब आप लेक्चर मेथड का यूज़ करेंगे तो बच्चे उसको जो है इंटरेस्ट से सुनेंगे और उनको समझ में भी आएगा। अगला, इस पद्धति का प्रयोग विशेष रूप से भूमिका तथा प्रस्तावना निर्माण हेतु करना चाहिए। जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं या फिर कंक्लूजन दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको उस समय इस विधि का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। बाकी मेथड को, बाकी चीज़ों को पढ़ाने के लिए आप अदर मेथड को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप इंट्रोडक्शन दें किसी चीज़ का तो इस मेथड का ज़रूर यूज़ करें। शांत भाव तथा धीमी गति से बोलना चाहिए। आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ना ही आपकी जो है बहुत ज़्यादा हड़बड़ी से आपको पढ़ाना है। बहुत एकदम शांति से और तरीके से स्पीड बिल्कुल उचित रखते हुए तब आपको पढ़ाना है। कहाँ पर आपको जो है अपनी टोन को हाई करना है, कहाँ पर आपको अपने टोन को लो लेकर आना है, इस तरीके से आपको पढ़ाना है कि बच्चा जो है बिल्कुल उसके अंदर खो जाए। अगला है, अध्यापक को अपनी भाषा शैली, उच्चारण तथा हाव भाव का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो मैं अभी आपको बता रही थी कि आप जो टीचर है पढ़ाने वाला, लेक्चर मेथड को यूज़ करने वाला जो टीचर है, वो भाषा शैली इस तरीके की यूज़ करे कि बिल्कुल फ्लुएंट हो, उसको बोलने में, समझाने में, समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, और अपने जो फेस एक्सप्रेशन है उनका वो उसके अंदर यूज़ करे। अपने जो टोन है उनको कहाँ पर उसको हाई करना है, कहाँ पर लो करना है, कहाँ पर मिड में चलना है, वो सब उसको टीचर को आना चाहिए और इन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। अगला है, बीच बीच में प्रश्न अवश्य पूछते रहना चाहिए।
इससे छात्र भाषण के प्रति सजग रहेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगर बीच बीच में टीचर क्वेश्चन पूछता रहेगा तो उससे बच्चे भी एक्टिव रहेंगे, वो क्लास में नीरस से या रुचिपूर्ण तरीके से नहीं बैठे रहेंगे। तो जब बीच बीच में टीचर पूछता रहेगा तो बच्चे भी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगला है भाषण में गंभीरता नहीं होनी चाहिए, सीरियसनेस से आपको नहीं पढ़ाना है, एकदम हल्के माहौल से खुशनुमा होकर तरीके से पढ़ाना है। और क्लास जो है एकदम हल्का माहौल, खुशी वाला माहौल क्लास के अंदर होना चाहिए। अगला है आवश्यक स्थानों पर उदाहरणों, दृष्टांत और कहानियों आदि का सहारा लेना चाहिए। जहाँ आपको ज़रूरत महसूस हो वहाँ पर आप एग्जाम्पल का यूज़ कर सकते हैं। किसी आसपास की कोई भी घटना आपको याद आती है उसका आप यूज़ कर सकते हैं, या उससे रिलेटेड कोई स्टोरी आपको याद आती है तो उसका आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से आप अपने लेक्चर को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अगला है भाषण पद्धति में परीक्षा को भी उपयुक्त स्थान प्रदान करना आवश्यक है। इस पद्धति का यूज़ करते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेक्चर दिया और चले गए। आपको बच्चों का मूल्यांकन भी करना है, तो उसके लिए आपको जो है जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसका भी आपको यूज़ करना चाहिए। इससे क्या है, बच्चे ध्यान से सुनेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश भी करेंगे कि उनको एक मूल्यांकन प्रक्रिया से भी गुजरना है। अगला है भाषण देते समय छात्रों के सभी स्तरों का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। जब कोई भी टीचर इस लेक्चर मेथड को यूज़ करे तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो किस क्लास के बच्चे के लिए लेक्चर मेथड यूज़ कर रहा है, और उसी क्लास के लेवल के हिसाब से उसको अपने टीचिंग एड्स का यूज़ करना चाहिए। अपने शब्दावली, अपने हाव भाव, हर चीज़ को आप क्लास के लेवल के हिसाब से ही यूज़ करें। तो ये लेक्चर मेथड जो विधि है ये बहुत बेहतरीन हो सकती है, और इससे आप अपने जो स्टूडेंट हैं उनको आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान शिक्षण में भाषण पद्धति का प्रयोग करते समय अध्यापक को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे ये विधि एक बहुत ही बेहतर तरीके की विधि जो है साबित हो सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस विधि में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया है या उसमें कुछ और डलवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।